I'm better now. Thank you, Dr. Sabharwal, for encouraging me to come out. And that's a change. आज का जो टॉपिक है साइंस ऑफ योगा और साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा। सभी लोग कहते हैं योगा अच्छा है और मैं भी कहता हूँ योगा अच्छा है, लेकिन सवाल उठता है, जो मेरी दुनिया में उसमें सवाल उठता है, बीइंग ए रिसर्चर साइंटिस्ट, कि योगा क्यों अच्छा है और योगा कैसे अच्छा है। इन सवालों का कोई जवाब है या कोई प्रूफ है कि जिससे हम कह सकें योगा अच्छा है? तो आज हम इन दो सवालों का जवाब कोशिश करेंगे देने के लिए। योगा क्यों अच्छा है और कैसे अच्छा है। बिफोर आई डू दैट, प्लीज before I do that, I would like to express my gratitude to some people. One is Dr. Matthew Walker, Professor of Neurology, University of California, Berkeley. He is also Director of Deep Sleep. The second one, Dr. Lakshmi Subramaniam. She is also neurologist and professor at Connecticut University, USA. Third one is Lucy Bernard. She is professor of sleep disorders. I will include Dr. Marla Verma also. She explained to me the physiology of brain and its functioning. So thank to all of them. I read their papers. What I am saying today, actually I gained that information from these professors who have written, who have published papers. पीछे आवाज आ रही है? तो इसके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम योगा का जो भी पद्धति है, जो भी हम योगा में शामिल करते हैं, उसको 6 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले मन की शुद्धता, आपके वचन की शुद्धता, और तीसरी आपके कर्म की शुद्धता। मन, क्रम, वचन, ये क्यों जरूरी है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा है फिजिकल योगा। फिजिकल योगा बेसिकली योगासन। तो योगासन जो आप करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उससे जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको स्वस्थ रखने के लिए आप करते हैं। तीसरा है
third step is breathing. Breathing is mainly taking oxygen and putting inside the body. That body, when oxygen is taken by lungs, वो ऑक्सीजन वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और ब्लड स्ट्रीम से वो ब्लड सेल में जाती है, and that blood cells just transport all over the body to all the organs, your lungs, your kidney, your heart, and everything. When cells do not get, blood cells don't get sufficient oxygen, they start dying. When they start dying, then that affects whole body internally. So breathing exercises to keep normal breathing, normal blood stream, and keeping oxygen transported to every part of the body. Fourth is chanting and listening soft sounds. Now, there are some Vedic hymns or some slokas, उनको जब आप उच्चारण करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे ओम, ओम की जब साउंड निकलती है उसमें कई तरह की वेव्स होती हैं. अगर आप जो सॉफ्ट साउंड है या हिम्स हैं उनको जनरेट करते हैं आप, और ब्रेन में जो आपका ब्रेन है उसमें भी साउंड वेव्स चलती रहती हैं 24 घंटे. तो अगर आपकी जो वेव्स आप जनरेट कर रहे हैं उसी तरह की वेव हैं जो आपके माइंड में हैं, तो उनको कहते हैं सिंपैथेटिक वेव. मीन्स वो उनको और बढ़ाने में उनका वॉल्यूम वो मदद करती हैं. और जब वो मदद करती हैं तो उसका फ़ायदा होता है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. और जो आपका ब्रेन है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाते हैं और वो भी ब्रेन वेव जनरेट करते हैं. नाउ those sound waves, they are very, very tiny. Tiny means like 0.5 hertz. So they're very tiny, both in volume and both in length. और इसके साथ साथ let's go back to generating sound waves. जब साउंड वेव जनरेट होती हैं, ब्रेन डिटेक्ट करता है और वो उसी तरह की वेव्स हैं जो आपका दिमाग में. प्लीज तो now ये साउंड वेव, सिंपैथेटिक वेव क्यों इम्पोर्टेंट है?
कुछ बीमारियां ऐसी हैं, डिमेंशिया, एल्जाइमर और भी, ये वेव्स जब जनरेट होती हैं तो उनमें जो डिपॉजिट होता है ब्रेन की नर्व्स में, सेल्स में, वो उसको कम करती हैं। तो ब्रेन में मेनली 4 एरिया होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं। एक फ्रंट में होता है, इसका काम होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, थिंकिंग, मैनेजिंग। ये एग्जीक्यूटिव लोब भी कहलाता है। दूसरा होता है राइट हैंड साइड में पेरिएटल लोब। इस लोब का काम होता है आपकी बाहर से ब्रेन में जगह जगह डिफरेंट सेंटर होते हैं। आपका विजन सेंटर, आपका साउंड सेंटर, आपका टच सेंटर। तो जब बाहर से इंफॉर्मेशन आती है हमारे आई से या साउंड से, दैट सेंटर वो इंफॉर्मेशन इस साइड के जो लोब है उसमें भेज देता है, और वो जो लोब है यहाँ से उस इंफॉर्मेशन को यहाँ भेजता है फ्रंट लोब कि मुझे क्या करना है इससे। और फिर ये फ्रंटल लोब उसको एनालाइज करता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड सेंड्स बैक दैट इंफॉर्मेशन टू दिस लोब व्हाट टू डू। फिर ये लोग क्या करता है कि ये एक तरह के पार्टिकल पैदा करता है, उनको न्यूरॉन कहते हैं। वो जो न्यूरॉन हैं दे गो इन द ब्लड स्ट्रीम। जब वो वहाँ पर ब्लड सेल जब उनको डिटेक्ट करती हैं उन न्यूरॉन को, तो उससे इंफॉर्मेशन होती है कि क्या करना है। फिर उसी तरह के जो ब्लड सेल हैं हार्मोन पैदा करती हैं बॉडी में। जैसे अगर वो इंफॉर्मेशन आपके फियर की है तो वो हार्मोन फियर पैदा करती हैं। अगर आपको खुशी है किसी को हक करने से और व्हाट एवर इट इज, तो उस तरह के हार्मोन पैदा होते हैं। तो उनका काम है, एंड दोज हार्मोन्स गो इन द बॉडी। सो डिपेंड्स अपॉन दोज हार्मोन्स, आपके वो फायदे में भी हो सकते हैं, आपके नुकसान में भी हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई, फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो फियर पैदा होता है, तो बॉडी में वो हार्मोन निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो ब्रेन ऑर्डर करता है कि क्या करना है। लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा था आई विल कम बैक। मन, कर्म, वचन, ध्यान जोड़ा। तो आप कोई अच्छा काम करते हैं जो आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है, तो उस तरह के हार्मोन आपकी बॉडी में पैदा होते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन आप किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को डंडा लेके उसके सिर पर मारते हैं, तो उससे उसी तरह के, उससे आपका डंडा चलने से पहले किसी को
झगड़ा करने से पहले आपकी बॉडी उस तरह के हार्मोन पैदा करती है आपकी बॉडी में। तो दूसरे को नुकसान करने से पहले वो आपका नुकसान होता है इनसाइड द बॉडी। सो काम ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा है तो और ही अच्छा है। इसी तरह से आप किसी से बात करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं, उसी तरह अच्छी तरह से करते हैं तो उसी तरह के हार्मोन आपके अंदर होते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। इसी तरह से जो आप मन में सोचते हैं, अगर आपकी आदत हो गई है मन में सोचने की, अगर आप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं जो अपने लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी, तो आपके जो हार्मोन जनरेट होते हैं आपकी बॉडी में वो आपके लिए अच्छे ही होते हैं। तो ये नफ़ा नुकसान आपका ही पहले होता है दूसरे के बजाय। बगैर दैट फर्स्ट स्टेप के आपका योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसीलिए योगा का पूरा फायदा लेने के लिए यू गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसमें ये भी डिपेंड करता है, सोचना जरूरी है कि इसको करने से फायदा है या नुकसान है। फिफ्थ स्टेट और स्टेप इज ध्यान। ध्यान का मतलब है यू आर आइसोलेटिंग योरसेल्फ। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं, आपकी बॉडी है, आप लाइट है, आपकी साउंड है, यू आर आइसोलेटिंग योरसेल्फ एंड योर सोल or your inner part of the body is trying to search the pathway to higher level. And that is achievable in people like us who are the family life, social life. It's achievable if you dedicate 1 hour, 2 hours, 3 hours, whatever you can dedicate. It's a better utilization of time. तो उससे क्या होता है, ध्यान आप लॉन्गर टाइम के लिए करते हैं, कम टाइम के लिए करते हैं, और ध्यान में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम यूज होती है, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। तो आपकी जो बॉडी है उसमें एडजस्टमेंट की पावर बढ़ती है, उसमें संतुलन बढ़ता है, उसमें अचीवेबल जो काम होती है, कामनेस आती है, वो भी बढ़ती है। लास्ट स्टेप इज समाधि। That is not achievable for us, people like us. समाधि का मतलब है you go, आप जंगलों में जाइए, कहीं जाइए, you are completely isolating yourself from this world. और उसमें जो आपकी एनर्जी है बहुत मिनिमम हो जाती है, खर्च करते हैं। तो जो समाधि पे बैठते हैं, साल 2 साल जो भी उनका लक्ष्य हो,
तो वो हम लोगों के जो जनजीवन का है उसमें वो संभव नहीं है। Now coming back to brain again, देखिए जब हम बुढ़े होने लगते हैं या बुढ़े हो जाते हैं एक्चुअली, तो बॉडी में कुछ प्रोटीन जनरेट होती हैं। उनमें से दो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज कॉल्ड एमिलॉइड, दूसरी है वो उसको कहते हैं टाउ। तो ये एक प्रोटीन जो एमिलॉइड है वो आपकी ब्रेन सेल्स के ऊपर जमा होने लगती है, और जो टाउ है वो ब्रेन के अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो उस प्रोटीन को जमा होने से बचाने के लिए इनसाइड और आउटसाइड, तो क्या होता है कि ब्रेन जो है एक लिक्विड, ब्रेन को लिक्विड से भरता है इनसाइड, और जब वो लिक्विड ब्रेन में जाता है तो आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है। तो एक लिक्विड आपकी बॉडी से आकर ब्रेन में जाता है, और ये दोनों लिक्विड मिलके वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। तो वो जो प्रोटीन है उनको रोज साफ कर करके दे पंप आउट फ्रॉम द ब्रेन। ये जो दोनों प्रोटीन हैं, दीज आर द कॉज ऑफ डिमेंशिया एंड एल्जाइमर। जब ये डिपॉजिट होने लगती हैं तो आपको डिमेंशिया भी हो सकता है और एल्जाइमर भी हो सकता है। दोनों जो डिसीज है इनका एक ही तरह से पैदा होती हैं, द सेम मैकेनिज्म। और मैंने ब्रेन वेव्स के बारे में भी बात की थी। ब्रेन वेव्स भी यही काम करती हैं। दे रिमूव, दे शेक those brain nerves and keep those proteins loose. Now, जो दो लिक्विड मैंने अभी बताया था, एक ब्रेन प्रोड्यूस करता है और एक बॉडी से आता है, दोनों ब्रेन में मिलके वो सफाई करते हैं। लेकिन वो दोनों लिक्विड तभी पैदा होते हैं जब आपकी नींद अच्छी है, डीप स्लीप, जिसको कहते हैं घोड़े बेच के सो गए। अगर आपकी कैटनैप है, कभी सो लिए कभी जग गए, 1 घंटे सो गए, 1 घंटे नहीं, तो उससे फायदा नहीं हुआ। इट्स मस्ट बी ए डीप स्लीप। 6-7 घंटे मिनिमम आपको सोने की जरूरत है, जिसमें आपने घोड़े बेच के सो गए हो। इसके अलावा जो आपके डिपॉजिट हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते।
इट इज ऑटोमेटिक। वो लेकिन ये है कि कुछ लोगों में वो ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं, कुछ में कम होते हैं। जब आप एल्जाइमर और डिमेंशिया डिटेक्ट करते हैं, वो एक्चुअली कई साल पहले शुरू हो गया है, डिटेक्शन बाद में होता है। तो आप एक तो ब्रेन को एक्टिव रखिए, दूसरा ये है कि आप एवरी डे हैव डीप स्लीप 6 to 7 hours। मेडिसिन काम करती हैं, लेकिन अभी ये क्योर, जिसको क्योर कहते हैं, वो नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से मैं यहीं पर बंद करता हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए, कोशिश करूँगा जवाब देने की।